गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे कि कैसे तिशानी दोषी जी कहां तक पहुंच चुकी है, एंटार्क्टिका पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर वो एंटार्क्टिका में बताती हैं कि एंटार्क्टिका की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, कि हमें कैसे यहाँ पे पास्ट के बारे में चीजें पता चलती हैं अगर हमें अर्थ के पास्ट के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, ये सब हमने देख लिया था। और फिर वो थोड़ा बताती भी हैं कि कैसे एंटार्क्टिका और इंडिया जो है ये एक ही सब कॉन्टिनेंट का, सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे, जिसको कि कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर वहां से किस तरीके से समय के साथ अलग अलग कंट्रीज अलग होती चली गई। इंडिया फिर आके कहाँ मिल गई, एशिया में मिल गई, जिससे कि हिमालयंस की उत्पत्ति हुई। और जो साउथ अमेरिका है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया, जिससे कि क्या बना था, एक टॉरिड फ्रिजिड जोन बना था, और जिस वजह से कि जो हमारा एंटार्क्टिका है वो नीचे ही रह गया और बहुत ज्यादा ठंडा होता चला गया समय के साथ। शुरुआत में एंटार्क्टिका इतना ठंडा नहीं था बच्चों। ठीक है, वहां पे भी पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे और खूब सारे फौना, पेड़ और पौधे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती चली गई। ठीक है, अब आते हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तिशानी दोषी जी बताती हैं, क्योंकि आई एम अ साउथ इंडियन, मैं मद्रास से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ क्या होता है, सन वर्शिपिंग का कल्चर है। ठीक है, सूरज की पूजा करने का कल्चर है। और ऐसे इंसान ने अभी 2 हफ्ते से सन को नहीं देखा हुआ। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या होता है, एंटार्क्टिका में 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। ठीक है बच्चों, ये वहाँ का कुछ ऐसा सिस्टम है। तो कहती हैं कि ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं थोड़ा अलग है, बल्कि ये दिमागी तौर पे भी अलग है। ठीक है, मेरे लिए इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। ये कुछ ऐसा है, वो बताती हैं कि एंटार्क्टिका में चलना कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी पिंग पोंग बॉल में चल रहे हो, और जहाँ पे कोई भी ना कोई पेड़ है, ना कोई बिलबोर्ड्स है, जो कि बोर्ड्स लगे रहते हैं शहरों में, और ना कोई बिल्डिंग है देखने को, सिर्फ और सिर्फ बर्फ बर्फ बर्फ। ठीक है, यू लूज ऑल अर्थली सेंसेस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पे आके तुम्हें सारी अर्थली सेंसेस है ना, जितनी भी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, वो सब हमारी लूज हो जाती है, और हमें समय का भी कोई अंदाजा यहाँ पे रहता नहीं है। ठीक है, द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहाँ छोटी सी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी देखने को मिल सकती है। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग। ठीक है, मिजेट्स एंड माइट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, वो भी देखने को मिल सकते हैं, और बड़े बड़े ब्लू वेल्स। ब्लू वेल आपको पता है बच्चों, ठीक है, दुनिया का, अर्थ का सबसे बड़ा मैमल है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ब्लू वेल, तो वो भी देखने को मिलता है वहां। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज लाइक, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। ठीक है, और यहाँ क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, हिम आइसबर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमखंड। क्या कहते हैं बच्चों, हिमखंड, आपने पढ़ा होगा, या ग्लेशियर्स कह सकते हो। और ग्लेशियर्स या जो आइसबर्ग्स हैं वो कितने बड़े हैं बच्चों, जो सबसे बड़ा एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड किया गया है ना, लार्जेस्ट आइसबर्ग, उसका साइज कितना है। आपने इस देश का नाम सुना होगा, बेल्जियम। ठीक है, इतना बड़ा, जितना बड़ा हमारा एक बेल्जियम देश है, उतना बड़ा तो बच्चों वहां पे एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग है, एक हिमनद है। ठीक है, अब लगा लो कितने बड़े बड़े वहां पहाड़ हैं बर्फ के। Days go on and on in a surreal 25-hour austral summer light in a ubiquitous silence। ठीक है, इस तरह से दिन निकलते चले जाते हैं, वहाँ पूरी तरह से शांति है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच, और कभी कभी वहाँ पे एवलांच आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, एवलांच आपको पता है। ठीक है, जब बर्फ ढहती है उसको बोलते हैं एवलांच आना। और कार्विंग आइस शीट्स, और आइस की जो परतें हैं वो जब जब टूट कर जमीन पे या फिर समुद्र में गिरती हैं, तो थोड़ी सी बहुत आवाज सुनने को मिल सकती है, वरना वहां पे कंप्लीट साइलेंस रहता है। ठीक है, इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज इनक्लूड। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमें पता ही है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वहां जाके, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, और कुछ ऐसी बातों का भी पता चलता है जो कि इंसानों के लिए सही नहीं।
अब वो इंसानों के लिए क्या चीज सही नहीं है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है बच्चों? इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, मतलब इंसानी गतिविधियों का अंटार्कटिका पे क्या असर पड़ रहा है, या कह सकते हैं इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, हैव बीन अराउंड फॉर अ पार्शली 1200 years, barely a few seconds on the geological clock। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि ह्यूमंस को आए हुए सिर्फ और सिर्फ कितने साल हुए? 12,000 साल ही हुए हैं, और जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ना बहुत कम है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, 12,000 साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते जियोलॉजिकल क्लॉक में या यूनिवर्स की क्लॉक में। ठीक है, फ्यू सेकंड्स के बराबर होते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। ठीक है, एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस हिसाब से देखा जाए जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, तो मनुष्य को पृथ्वी पर आए हुए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो कुछ सेकंड ही हुए हैं। लेकिन जो तबाही, रकस यानी कि आप कह सकते हैं तबाही हमने मचाई है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर, जो हमने डोमिनेट करने की कोशिश की है दूसरी प्रजातियों को, ठीक है, और वो करा भी है बच्चों। आप देख सकते हैं इंसानों ने हर प्रजाति को डोमिनेट करके रख दिया। ठीक है, हम ये मानते हैं, हम इंसान मानते हैं कि ये धरती तो हमारी है। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ और ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है। यहाँ इस पे दूसरों का भी राइट है, दूसरों का राइट यानी कि बाकी एनिमल्स का राइट है। एनिमल्स में कितने सारे एनिमल्स हैं बच्चों? मैमल्स हैं, फिशेज हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, बर्ड्स हैं, ठीक, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, हम उनका नहीं सोचते। और प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इनका किसी का नहीं सोचते। हमें सिर्फ हम क्या करते जा रहे हैं? हम अपने गांव बढ़ाते जा रहे हैं, शहर बढ़ाते जा रहे हैं, महानगर सिटीज बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, मेगा सिटीज बना रहे हैं, महानगर बना रहे हैं। उनको बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? पेड़ों को काटना पड़ता है, जंगलों को काटना पड़ता है। और जब जंगल काटे जाते हैं तो क्या होता है? वहां पे रहने वाले सिर्फ पेड़ पौधों का ही नुकसान नहीं होता, लेकिन वहां पे रह रहे जीव जंतुओं का, ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उनका भी घर उजड़ जाता है। सबका घर उजाड़ देते हैं। ठीक है, अपनी बड़ी बड़ी मशीन्स ले जाते हैं, जेसीबी वगैरह, और सब एक साइड से सारा पूरा का पूरा जंगल साफ कर देते हैं। ठीक, तो जंगल साफ जब होता है बच्चों, तो कितना नुकसान होता है जानवरों का और पेड़ पौधों का। हम उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो अपना राइट है। ठीक है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। जितना राइट हमारा इस पृथ्वी पे है, इसके रिसोर्सेज पे है, उतना ही राइट दूसरे स्पीशीज का भी है। लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं सोचते। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जिस प्रकार से ह्यूमंस की स्पीशीज बढ़ रही है, ठीक है, इंसानों की तादाद बढ़ रही है, और स्पीशीज के अनुसार, क्योंकि और स्पीशीज की तादाद उतनी नहीं बढ़ रही, उनकी घट रही है, और किसी की बढ़ भी रही है तो फॉर एग्जाम्पल वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उतने ज्यादा नुकसानदायी नहीं है पृथ्वी के लिए, नेचर के लिए, कुदरत के लिए। लेकिन ह्यूमंस बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल कंपेयर कीजिए, एक डॉग है, ह्यूमन है। आपको क्या लगता है वो डॉग ज्यादा हार्मफुल है नेचर के लिए, पृथ्वी के लिए, या फिर एक ह्यूमन? डॉग ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बच्चों? ठीक है, कुछ नहीं, डॉग का कुछ कर वो कुछ किसी प्रकार से हार्म थोड़ी पहुंचा रहा है नेचर को, कुछ भी वो ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे हार्म पहुंचा। लेकिन एक ह्यूमन है, ठीक है, तो उसे बचपन से जब से वो पैदा हुआ है उसको रिसोर्सेज चाहिए। देखो बच्चों, डॉग तो क्या है? डॉग तो कुछ भी खा ही लेता है। ठीक है, डॉग्स तो कुछ ना कुछ अपना खा ही लेते हैं, जो भी उन्हें कुछ मिलता है जंगल वगैरह में। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को तो प्रॉपर सारी चीजें चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, उनको कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए। ठीक है, हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमें कार चाहिए, बाइक चाहिए, और एक कार से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दो कार, तीन कार, चार कार, फिर एरोप्लेन में भी ट्रेवल करना है, बस भी ट्रेवल करना है, ठीक है, फैक्ट्रीज भी चलानी है, ये भी करना है, पेट्रोल भी खर्च करना है, बहुत सारा हम कार्बन एमिट करते हैं। लेकिन एक कंपेयर करें एक डॉग से, तो कितने ही कार्बन एमिट करता होगा बेचारा। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमंस आर डेंजरस फॉर दिस नेचर, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी कुदरत में, उसको हम सबसे ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इन द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
जो फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है बच्चों, उसको भी तो हम फटाफट बर्न कर रहे हैं अपने यूज के लिए, एंड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और हमने कार्बन डाइऑक्साइड जला जला के क्या कर दिया, एक तरह से ब्लैंकेट बना दिया पूरे अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है, ग्लोब है, ठीक है, उसके चारों तरफ कार्बन की एक परत बन गई है, जैसे कि कंबल होता है ना, तो कार्बन का एक कंबल ओढ़ लिया है अर्थ ने, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और इस तापमान के बढ़ने से बच्चों क्या क्या नुकसान है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। टिल देन यहाँ पे किसी को कोई डाउट? बच्चों, climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के बारे में बच्चों आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा तापमान, ये कह सकते हैं क्लाइमेट बदल रहा है पूरे विश्व का, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसपे कि सब जगह डिबेट्स चल रहे हैं, ठीक है। वाद विवाद हो रहे हैं कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, डिबेट्स ही हो रहे हैं, ठीक है। इस पे कुछ उतने स्ट्रिक्ट एक्शंस तो लिए नहीं जा रहे अभी तक, ठीक है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? अब देखो इस क्लाइमेट चेंज का असर क्या है। अभी हमने जाना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि जो कार्बन एमिट हो रहा है बहुत ज्यादा, और कार्बन कैसा होता है, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो ब्लैंकेट बना दे रहा है अर्थ के चारों तरफ, एक कंबल टाइप का ओढ़ दिया है। और जब कंबल ओढ़ते हैं तो क्या लगता है, गर्मी लगती है ना। तो ठीक उस प्रकार से हमारी पृथ्वी को भी गर्मी लग रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, जो भी अभी हम एंटार्क्टिका को देख रहे हैं, वहां क्या ग्लेशियर्स है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जो बर्फ होती है वो पिघलती है। और बर्फ पिघलेगी, और जब इतने बड़े लेवल पे बर्फ पिघलेगी तो बच्चों क्या होगा, समुद्र का जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र किधर की तरफ आएगा, वो लेवल कहाँ आएगा बच्चों, वो कंट्रीज की तरफ ही तो आएगा, वो देशों की तरफ आएगा, महाद्वीपों द्वीपों की तरफ आएगा। और ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी एरियाज जो समुद्र से जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे जल के अंदर समाते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा बच्चों जिस दिन पूरी बर्फ पिघल जाएगी, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, तो पूरा का पूरा पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पानी होगा, जमीन नहीं होगी, ठीक है। सब कुछ डूब चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना एक खतरनाक खौफनाक एक दृश्य है, जिसे कि सिर्फ इमेजिन करने में ही इतना ज्यादा डर लग रहा है। तो जब ये अगर हकीकत में होने लगेगा तो सोचो कितनी ज्यादा बर्बादी और कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इसी डर से बचने के लिए ये सारा डिस्कशन चल रहा है। और ये डर है कि कहीं वेस्ट एंटार्क्टिक पूरा का पूरा ना पिघल जाए। विद द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करेंटली बी डिस्टर्बेड, ठीक है। जो गल्फ स्ट्रीम है, वहां के जो ओशियन करेंट्स हैं, ठीक है, जो समुद्र के पानी का जो बहाव है वो क्या चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो? क्या इस तरीके से दुनिया का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सबने दुनिया के विनाश की कथाएं तो सुनी हुई है, ठीक है, स्टोरी सुनी है कि इस तरह से दुनिया का खात्मा होगा, इस तरह से दुनिया का विनाश होगा। तो क्या इस तरीके से हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का खात्मा? मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population, therefore remains relatively pristine in this respect. इसीलिए इस डिबेट में जब ये वाद विवाद छिड़ता है तो यहाँ पे एंटार्क्टिका का नाम आना बहुत जरूरी है। क्यों एंटार्क्टिका जरूरी है? क्योंकि बच्चों एंटार्क्टिका ही ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो वहां पे बच्चों क्या हो सकता है, वहां नुकसान भी होने का डर नहीं है, ठीक है। तो एंटार्क्टिका को हम बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। और अगर एंटार्क्टिका बच सकता है तो क्या हो सकता है बच्चों, हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस cores half millions year old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. ठीक है। और एक और कारण है जो कि एंटार्क्टिका को इम्पोर्टेंट बना देता है। जो एंटार्क्टिका में बच्चों आप देख रहे हैं ना, बर्फ की परत, उस बर्फ की परत के नीचे क्या दबा हुआ है, बहुत मिलियन ईयर्स एगो से पहले के जो कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उस वक्त तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था, बर्फ तो बाद में आई एंटार्क्टिका में, उससे पहले तो वहाँ जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे।
तो मे भी हो सकता है जब क्लाइमेट चेंज हुआ रहा होगा, या फिर जैसे हमने पढ़ा कि टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुई, गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका अलग हो गया, ठीक है, तो फिर वो प्लांटेशन और वो पेड़ पौधे और वो जीव जंतु मर गए होंगे, ठीक है, वो समाप्त हो गए और उनके ऊपर एक बर्फ की परत चढ़ गई होगी। लेकिन अभी भी जो उनके कार्बन एमिट्स है, ठीक है बच्चों, कार्बन जो ट्रेसेस है, ठीक है, वो तो अभी भी वहां पे छिपा हुआ है ना, बर्फ की सतह के बहुत नीचे। चाहे मैं मानता हूँ कि ऊपर नहीं होगा, काफी नीचे खुदाई करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पे हमें कार्बन ट्रेसेस मिल सकते हैं। और कार्बन ट्रेसेस आपको पता है बच्चों, एक टेक्नोलॉजी होती है कार्बन डेटिंग की, कि हम किसी भी कार्बन के ट्रेस को देखिए और माइक्रोस्कोप वगैरह में चेक करके बता सकते हैं कि उससे सारी डिटेल निकल सकती है कि कितने साल पहले का है, उस वक्त क्या चीजें होती थी। तो एक तरह से हम देखा जाए तो बच्चों जो पास्ट, क्योंकि उस पास्ट के बारे में तब तो इंसान भी नहीं थे, है ना, तो हम वहां के बारे में कैसे बताएंगे, ना कोई किताब होगी ना कुछ। लेकिन इस ट्रेसेस के थ्रू हम वहां के पास्ट को जान सकते हैं। हम पृथ्वी के ही इतिहास को जान सकते हैं, जबकि उस इतिहास को जब ह्यूमंस मौजूद भी नहीं थे पृथ्वी पर। ठीक है, हम मानते कि हमें वो इतिहास पता है जब ह्यूमंस आए, लेकिन उससे पहले का इतिहास जब ह्यूमंस भी नहीं थे, डायनासोर्स भी नहीं थे, तब ये पृथ्वी कैसी रही होगी, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रेजेंट का पता चलाया जा सकता है कि प्रेजेंट अभी कैसा चल रहा है, ठीक है, और आने वाला भविष्य कैसा होगा। इसीलिए एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो। इसलिए वो ऐसी जगह है जहां जाके रिसर्च करके ये सारी चीजें पता चलाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग with on Shkelsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। ठीक है बच्चों, इस प्रोग्राम के बारे में दोषी बताती हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसका आखिर मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ले जाना है कहाँ पे, कुछ ऐसी ही जगहों पे। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसी जगहों पे ले जाना है एंड ऑफ दी वर्ल्ड पे, या तो नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे, और वहां पे जाके उन्हें बतानी है बच्चों क्या इंपॉर्टेंस, उन्हें इंपॉर्टेंस बतानी है ऐसी जगहों की, और क्लाइमेट चेंज के बारे में किस तरीके से अगर इस तरह की जगहों को प्रोटेक्ट किया जाता है तो हम क्लाइमेट चेंज जैसी डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दे आर यंग माइंड्स लाइक यू, जैसे आप लोग क्या हैं बच्चों, आप यंग माइंड्स हो। अगर आपको कोई चीज समझाई जाती है तो आप उसको समझेंगे एंड यू विल ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स, और आप उसको लाइफ में अपना अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर ये चीज अगर किसी मैच्योर पर्सन को बताई जाए तो ही विल फाइंड कि उसमें मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस वगैरह देखेगा, इसलिए उनको बताने का कोई फायदा नहीं है अगर यंग स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो बिकॉज आने वाला फ्यूचर इस पृथ्वी का वही है, तो दे आर द वन हु कैन ब्रिंग द चेंज। ठीक, वो बदलाव ला सकते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है कहाँ पे, ईशानी दोषी अपने साथ ले जा रही है कहाँ, साउथ पोल में, स्कॉलेस की जो प्रोजेक्ट है इसके साथ, ताकि वो बच्चों को इंस्पायर कर सकें इस प्लेनेट को बचाने का और इसको रिस्पेक्ट करने का। ठीक है, बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इस प्रोजेक्ट को 6 साल हो चुके हैं, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्री। इनका नाम आप याद रखेंगे बच्चों। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के हेड है एक कैनेडियन जियोफ ग्री। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस आप यहाँ तक याद रखेंगे कि तिशानी दोषी जो एक प्रोजेक्ट पे आई है रशियन वेसल में, कुछ बच्चों के साथ, हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ, और उनको कौन हेड कर रहे हैं, उनके हेड कौन है, एक कैनेडियन जियोफ ग्री। ठीक है, आगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो बच्चे क्या क्या चीजें सीखते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।